के भिजवा दिया, और वो भी पूरे 8 दिन रहकर आऊंगी बोल कर गई है। अब तू ही बता, इतने दिन मैं बेचारी घर का कामकाज कैसे अकेले करूंगी? एक तो घर में मेरा मन भी नहीं लगता, तू भी दिन भर के लिए दुकान चला जाता है। भैया की शादी को लेकर ना कितने अरमान थे मेरे तो सारे अरमानों में जैसे पानी ही फिर गए। चाहती तो मैं भी नहीं थी बेटा उस रीता को अपने घर की बहू बनाना, लेकिन क्या करे, तेरे पापा के आगे भला किसकी मर्जी चलती है। लेकिन मम्मी, मैंने पापा के स्वर्गवास के बाद आपसे कहा था, जब हमारे पापा ही नहीं रहे तो उनके जोड़े हुए रिश्ते को हम क्यों माने? लेकिन मैं क्या करती बेटा, जब तेरा भाई ही नहीं मान रहा था। जब शादी की रस्म रिवाज हो रहे थे ना मम्मी, तब मेरे ससुराल वाले ऐसे मुंह दबा दबा कर हंस रहे थे भैया के ससुराल वालों पर। अरे जाने देना बेटा। मम्मी, क्या देखकर आप लोगों ने भैया की शादी उस घर में तय की थी? वहाँ तो हमारा ना ढंग से स्वागत हुआ और ना ही अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था थी। अरे आपके दामाद जी तो भूखे पेट ही आ गए वहाँ से। आपको मालूम है माँ, मेरे ससुराल वाले ना वहाँ मुंह दबा दबा कर हंस रहे थे। हाँ बेटा, मैं भी सब देख रही थी, लेकिन मैं क्या करती, अरे चार के सामने तमाशा ना बने, इसलिए मैं चुप बैठी रही। दीदी, ये खीर खा लीजिए। नहीं भाभी, नहीं खाना है मुझे खीर वीर। अरे खा ले बेटा। नहीं मम्मी, क्या मतलब यहाँ से मुंह मीठा करके जाने का, जब ससुराल जाने के बाद मुझे सबकी कड़वी बातें सुननी ही है। और आपके दामाद, वो तो मुझे उल्टा कितना सुनाएंगे। अरे एक लौती ननद हूँ, लेकिन नेक के नाम से भैया के ससुराल से एक सोने की अंगूठी तक नहीं बनी मुझे। अरे तू चिंता मत कर बेटा, जब तू अपने ससुराल जाएगी ना, तो मैं दामाद के लिए एक सोने की अंगूठी और तुझे सोने की चैन दूंगी। तू ले खीर खा ले। नहीं माँ, खीर भी तो नहीं खाना है मुझे। तू चिंता मत करना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, किसी और को तेरे ससुराल और मान सम्मान की चिंता हो ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत है। ठीक है माँ, जब मैं जाऊंगी तब आप मुझे सोने की अंगूठी और सोने की चैन दे देना, लेकिन ये खीर भी तो नहीं खाऊंगी मैं। मम्मी जी, आप खीर खा लीजिए। अरे जब मेरी बेटी ने ही नहीं खाया तो मैं क्या करूंगी खीर खा के? जा लेकर जा, नहीं खाना है मुझे खीर भी। अरे वाह भाभी, आपने खीर बनाई है, मुझे बहुत पसंद है भाभी खीर। चलिए, मैं तो पूरे 4 कटोरी खीर खाऊंगी। हाँ दीदी, खाइए ना। भाभी, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, चलिए हम लोग साथ बैठकर खीर खा लेते हैं। चलिए दीदी। देखा माँ आपने इस संगीता की चापलूसी को? अरे माँ तो माँ, बेटी भी एक नंबर की चापलूस है। अरे ये संगीता भी ना तेरी बुआ जैसी है पूरी। अब शादी ब्याह का तो कार्यक्रम खत्म हो गया ना मम्मी, ये संगीता यहाँ क्या कर रही है? इसे अपने घर चली जाना चाहिए ना, बुआ तो चली गई। लगता है मम्मी, बुआ ने जानबूझकर ना इस संगीता की बच्ची को यहाँ छोड़ा है, ताकि संगीता अच्छे से ताका झाकी कर सके कि आखिर क्या चल रहा है हमारे घर में। इस संगीता को मम्मी भाभी से दूर ही रखिएगा, वरना ये भाभी को ना हमारे खिलाफ भड़का देगी उल्टा सीधा। जा जाकर देख तो क्या कर रही है ये तेरी भाभी के साथ। हाँ मम्मी। भाभी, मजा ही आ गया आपके हाथ का खीर खा के। आपके हाथों में तो जादू है भाभी। जादू है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम संगीता दीदी, लेकिन मेरे पापा को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। भाभी, आपको घर की याद आ रही है ना? लेकिन मुझे तो लगता है संगीता, तुझे तेरे घर की याद नहीं आ रही है। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रहे हो? भला एक लड़की को अपने घर की याद क्यों नहीं आएगी? अरे बुरा मत मानना संगीता, मेरा मतलब ये है कि तू इतने दिन से यहाँ है तो बुआ को तो तेरी याद आ ही गई होगी ना, और फिर घर के कामकाज में भी बेचारी बुआ अकेली हो जाती होगी, इसलिए कहा मैंने। दीदी, बुआ जी इतनी जल्दी क्यों चली गई? उन्हें भी 2-4 दिन रहकर जाना था ना। हाँ भाभी, मम्मी 1-2 दिनों में आपसे मिलने आएंगी, तब मैं उन्हीं के साथ घर जाऊंगी। वो शादी ब्याह के दौरान मम्मी आपसे अच्छे से मिली नहीं थी ना। चलो संगीता, थोड़ी मेरी हेल्प कर देना पैकिंग में। हाँ दीदी, चलिए मैं आती हूँ। भाभी, मैं अभी आती हूँ, फिर आकर मैं रसोई में आपकी मदद करूंगी। ठीक है दीदी। इस इतने बड़े घर में अंकित जी के बाद कोई मुझे अपना सा लगा है तो वो है संगीता दीदी। वो कितनी अच्छी है, लेकिन ना जाने दीदी और मम्मी जी उनसे इतना चिढ़ती क्यों है। सगुन जी। मम्मी जी, देखो बहू, एक बात आज मैं तुम्हें साफ साफ समझाना चाहती हूँ। हमारा इतना बड़ा खानदान है, इतनी बड़ी रिश्तेदारी है, 4 लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम माँ बेटी से बहुत जलते हैं, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। यदि कोई हमारे खिलाफ तुम्हें भड़काए तो तुम्हें किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, अपना घर देखकर चलना है तुम्हें। जी मम्मी जी। देखो बहू, रसोई का काम निपटाने के बाद तुम अपने दहेज में से कुछ अच्छे उपहार चुनकर निकाल लेना, क्योंकि कल तुम्हारी सगी ननद अपने ससुराल जाने वाली है, और वैसे खाली हाथ तो जाएगी नहीं। वैसे एक सोने की अंगूठी और चैन तो मैं उसे दूंगी, लेकिन फिर भी ऐसे 2 सामान के साथ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मम्मी जी। सगुन। हाँ जी। अरे क्या हुआ, घर की याद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रसोई का काम तो लगभग खत्म हो गया है ना, 2 मिनट चलो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। वो काम तो अभी खत्म नहीं हुआ है जी। अरे तुम चलो तो सही, वापस आकर काम कर लेना। ठीक है जी। सगुन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस कमरे में आने के बाद तुम्हें हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। मैं अपनी मम्मी और बहन की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ सगुन। आज से मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा हक है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, दीदी और मम्मी तो बहुत अच्छी हैं। सगुन, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माँ और बहन को बचपन से जानता हूँ। और दूसरी बात, संगीता ने मुझे सारी बात बता दी है। माँ और दीदी थोड़ी मुंह फट है, लेकिन दिल की इतनी बुरी नहीं है। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं दूंगी, और ना ही आपको कभी कोई शिकायत का मौका दूंगी। सगुन, मैं जानता हूँ तुम जिस दिन से इस घर में शादी होकर आई हो, उस दिन से आज तक
तुमने बहुत कुछ बुरा भला सुना होगा और मैं ये गारंटी भी नहीं दे सकता कि आगे तुम्हें ये सब सुनने को ना मिले, लेकिन मैं एक वादा जरूर करता हूँ कि मैं हर दम हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हाँ जी, एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर एक पत्नी को पति का साथ मिल जाए तो वो दुनिया की सारी मुसीबतों से खुशी खुशी लड़ सकती है जी। हाँ सगुन, बस तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहना। मैं तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ ये मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, उदासी नहीं। माँ और दीदी दोनों गुस्से की बहुत तेज है सगुन। उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आता है। वो वही देखती है जो वो देखना चाहती हैं। लेकिन देखो, तुम घबराना नहीं, क्योंकि अब ये घर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है और अब ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। रीता दीदी मुझसे उम्र में बड़ी जरूर है सगुन, लेकिन उन्हें रिश्तों की अहमियत नहीं है। हाँ जी, बस कीजिए और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह धीरे धीरे समय बीत जाता है और एक दिन संगीता की माँ यानी कि सगुन की बुआ सास आती है संगीता को लेने। और भाभी, कैसी हैं आप? हाँ जीजी, मैं तो अच्छी हूँ। बड़ी देर कर दी आपने आने में। अरे भाभी, रौनक की नई नई नौकरी है, वो जा रहा था, इसलिए 4 दिन से उसकी तैयारियों में ही लगी थी मैं। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहो बेटा। कितनी प्यारी है भाभी आपकी बहू तो। जब बेटा ही प्यारा है तो बहू तो प्यारी होगी ही ना। बुआ जी, मैं अभी आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। अरे वाह, क्या तुमने मेरे लिए खीर बना कर रखी है बेटा? हाँ बुआ जी, संगीता दीदी बता रही थी कि आपको खीर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए मीठी सी खीर बनाई है। सगुन की सास तो अपनी ननद और बहू के बीच का प्यार देखकर आग बबूला हो रही थी। अरे जीजी, अब संगीता भी पूरे 24 की हो गई है, उसके लिए भी कोई अच्छा सा घर द्वार देख लो। अरे भाभी, अभी तो वो पढ़ाई कर रही है। अरे इतनी पढ़ाई लिखाई कर वो करेगी भी क्या? ये पढ़ाई लिखाई काम नहीं आने वाली है। और वैसे भी अच्छा लड़का और घर परिवार मिलना इतना आसान नहीं है जीजी। अब सबकी किस्मत रीता की तरह नहीं होती कि रीता को घर बैठे इतना बड़ा घर परिवार और इतने अच्छे जमाई मिले हैं। लीजिए बुआ जी, खीर खा लीजिए। अरे जीजी, खीर ही खाएंगी या कोई नेक वेक भी देंगी बहू को? हाँ भाभी, भला बिना नेक दिए मैं कैसे खीर खा लूंगी? यहाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार लाया है, ये लो बहू। अरे बुआ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसी ना होगी, ले लो चुपचाप। बेटा संगीता से कहो कि वो जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले, हमें आज ही लौटना है। अरे बुआ जी, 2-4 दिन रहकर जाइए। नहीं बेटा, फिर कभी। जब संगीता और संगीता की मम्मी वापस अपने घर जाने लगते हैं, तब संगीता की सास अपनी ननद को मतलब सगुन की माँ को एक साधारण सी साड़ी और सगुन को 100 रुपए देती है, जो कि रिश्तों के हिसाब से बहुत छोटा उपहार था। इसलिए सगुन अपने पति अंकित से बात करके संगीता को 500 रुपए देती है और अपनी बुआ सास को एक अच्छी सी अपने मायके से लाई हुई साड़ी देती है। और रीता, तुम कब जाओगी बेटा अपने ससुराल? बस मैं आजकल में जाने ही वाली हूँ बुआ। संगीता दीदी, आपकी बहुत याद आएगी मुझे। हाँ भाभी, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। चलो ठीक है तो भाभी, चलते हैं हम लोग। ठीक है जीजी। क्यों सगुन, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अभी घर में ढंग से पैर तक नहीं जमे तुम्हारे और तुम अभी से मालकिन बन बैठी हो? अभी तुम्हें यहाँ 2 दिन नहीं हुए और तुम्हें अपनी बुआ सास पर इतना प्यार आ गया, अपनी बुआ की बेटी पर इतना प्यार आ गया कि मेरे देने के बाद भी तुमने उस संगीता को 500 रुपए दे दिए और मेरी ननद को इतनी महंगी साड़ी थमा दी। एक बार भी तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? मम्मी, आप सगुन को क्यों डांट रहे हो? सगुन ने मुझसे पूछा था और मैंने कहा था संगीता को कि हाँ, बुआ को एक अच्छी सी साड़ी और संगीता को 500 रुपए दे देना सूट खरीदने। देख लो मम्मी, भाभी के कदम रखते देरी नहीं और अभी से भैया के सुर बदल गए हैं। दीदी, आप ये बेकार की बातें मत कीजिए, मैंने जो सच है सिर्फ वही कहा है। देख लिया ना मम्मी आपने? आज दामाद जी तुझे लेने आ रहे हैं ना? हाँ मम्मी, आज मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। ठीक है बेटा। इस तरह धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। सगुन के मायके में उसके मामा की बेटी की शादी थी, तो वो वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। सगुन, तुम शादी में 2 दिन पहले जाना चाहती हो ना? हाँ जी, हमारी शादी के बाद मेरे मायके की ये पहली शादी है, लेकिन मामा के घर की आखिरी शादी है, इसलिए मैं 2 दिन पहले जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है ना सगुन, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ, तुम अपनी शॉपिंग कर लेना। ठीक है जी। 2 दिनों के बाद सगुन जैसे ही अपने मायके जाने के लिए बैग लेकर सामने आती है। क्यों बहू, मायके ही तो जा रही हो ना, फिर इतना सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? कल मुझे सुरेखा की बहू ने बताया कि तुमने पूरे 7,000 रुपए की खरीदी की है। अरे हमारे जमाने में ना बहुएं अपने मायके से सामान भर भर कर लेकर आती थी, और एक तुम हो जब ससुराल से मायके जाती हो तो सामान भर भर कर लेकर जाती हो। मम्मी जी, वो तो दहेज में देने के लिए मैंने कुछ सामान खरीदा है और ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए बस एक जोड़ी कपड़े ही तो लेकर आई हूँ। मम्मी जी, अब मैं बड़ी बहन हूँ तो इतना हक तो बनता है ना मेरा। अब ऐसे खाली हाथ जाऊंगी अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ सगुन, तो हम तुझे कब खाली हाथ भेजते हैं? अरे किलो भर के मेवा मिष्ठान हमेशा तो तुम अपने साथ अपने मायके लेकर जाती हो, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, अब इतने रुपए में आग लगा ही दी है तो ले जाओ अपने मायके, लेकिन अगली बार से याद रखना इतने रुपए खर्च करने की और इतना सारा सामान लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, जा रही हूँ मैं, आप लोग शादी वाले दिन आ जाइएगा। नीचे मेरा भाई इंतजार कर रहा है। हाँ, जाओ जाओ, बेचारा कब से इंतजार कर रहा है। अरे मैं तो बेकार में ही तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ी हूँ, भूल गई थी बहू, माफ कर देना मुझे। कितना ड्रामा करती है मम्मी जी भी। अरे क्या हुआ माँ, क्यों इतनी परेशान बैठी हैं आप? अरे परेशान न बैठूं तो क्या करूं? एक तो तू 2 दिन पहले बहू को मायके भिजवा दिया और वो भी पूरे 8 दिन रहकर आऊंगी बोल कर गई है।
अब तू ही बता, इतने दिन मैं बेचारी घर का काम काज कैसे अकेले करूंगी? एक तो घर में मेरा मन भी नहीं लगता, तू भी दिन भर के लिए दुकान चला जाता है। अरे 8 दिन तो यूं ही बीत जाएंगे माँ। देख अंकित, बहू की लगाम तो खींच कर रख। एक तो वो सगुन तेरे पैसों में आग लगा रही है, एक तो ना जाने कितने हजार की वो शॉपिंग करके आई है, अपने भाई बहनों के लिए क्या क्या खरीद कर लेकर आई है, और मायके गई है ये सारा सामान लेकर। अरे माँ, वो इतने दिनों बाद अपने मायके जा रही थी, इसलिए मैंने उसे रुपए दिए थे कि तुम्हें जो भी खरीदना हो खरीद लो। अब मैंने उसे रुपए दे दिया, अब वो चाहे अपनी बहन के लिए खरीदे या अपने मम्मी पापा के लिए खरीदे, इससे हमें क्या मम्मी। देखो बेटा, ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम लोग कंगाल हो जाएंगे। माँ, बेकार की चिंता छोड़िए ना। हाँ, तुझे क्यों चिंता होगी ना, तुझे तो हमने बना बनाया दुकान सौंप दिया है। अगर तू भी रुपए रुपए जोड़कर दुकान खड़ा किया होता तो आज तुझे भी रुपयों की कदर होती। जैसे तैसे अंकित अपनी माँ को समझाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन अंकित जब अपनी दुकान खोलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान में चोरी हो जाती है। हाय राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मम्मी, आपको कैसे मालूम? अरे सारे शहर को मालूम हो गया बेटा, फिर मुझे क्यों मालूम न चलेगा? हाँ मम्मी, अब कुछ नहीं बचा, दुकान का एक एक सामान चोरी हो चुका है मम्मी। इसीलिए तो मैं तुझसे कह रही थी बेटा, बहू को इतने दिन के लिए मायके मत भेज। देख लिया ना मेरी बात नहीं मानने का नतीजा। हाँ मम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी की कदम शुभ नहीं है। अरे बस करो दीदी, आप लोग आप हर बातों को सगुन के साथ क्यों जोड़ देते हो? बेचारी सगुन की क्या गलती है? उसे आए 1 साल हो चुके हैं और अभी तो वो अपने मायके में है। अरे क्यों ना जोड़े बेटा, जब से बहू आई है हमारे घर की तो जैसे बरकत ही चली गई है, और अब देख सब कुछ बर्बाद हो गया। बस कीजिए माँ, आप सगुन के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। आप हर बात में बस सगुन का ही दोष निकालती हैं। एक तो वैसे मैं इतने टेंशन में हूँ और आप बेकार की टेंशन बढ़ा रही हैं। देख लो मम्मी, इस लड़के को इतना सब कुछ हो गया फिर भी भाभी का ही पक्ष ले रहा है। इसे तो अब सबक सिखा ही दो मम्मी, इसे 1 रुपए के लिए भी आप मदद मत करना। हाँ, मत करना कोई मेरी मदद, लेकिन सगुन को दोष देना छोड़ दो आप लोग। बताइए ना मम्मी, सारे शहर को पता चल गया कि खुराना की दुकान में चोरी हो गई है, लेकिन क्या सगुन भाभी को पता नहीं चला हुआ अब तक? प्लीज दीदी बस करो। बहुत हो गया मम्मी, ये अंकित को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ इसे 1 रुपए की भी मदद मत करना आप, और जब ये रुपए रुपए को तरसेगा ना तब इसे समझ में आएगा कि इसकी माँ और बहन हमेशा इसकी भलाई के लिए बोलती थी। हाँ बेटा, मुझे तो ना ये सगुन शुरू से ही पसंद नहीं थी। देखना, तेरे पापा जी ने सगुन से रिश्ता तय किए और 4 महीने बाद तेरे पापा की मृत्यु हो गई, और 1 साल हुए नहीं उसे घर में आए और हमारे इतने बड़े दुकान में चोरी हो गई। और नहीं तो क्या मम्मी, जिस दिन से भाभी आई है सिर्फ अपने साथ पनौती लेकर आई है। मम्मी जी, ये सब क्या हो गया? मम्मी जी, सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। आप ये क्या बोल रही हैं दीदी, मेरी वजह से क्या हुआ है? अरे तुम जिद करके मायके गई थी ना, और नहीं तो क्या। मम्मी जी, ये तो होनी है, इसको आप मेरे मायके जाने से क्यों जोड़ रही हैं? सगुन, इन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। देखा ना माँ, अब इन्हें 1 रुपए की भी सहायता मत करना माँ। जब इनके अकल ठिकाने आ जाएंगे ना तब ये लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी कद्र करेंगे। सब कुछ खत्म हो गया सगुन, कुछ नहीं बचा। आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सगुन, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो अलग से रुपए पैसे भी नहीं है जिससे मैं कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकूं। अब तो मुझे माँ से मदद की उम्मीद भी नहीं रही। आप चिंता मत कीजिए जी, मेरे पास कुछ रुपए रखे हुए हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ। उन रुपयों से आप तत्काल का खर्चा चलाइए और बेफिक्र होकर नौकरी ढूंढिए। सगुन और अंकित इसी तरह बहुत दिन तक परेशान रहते हैं। धीरे धीरे पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अंकित को एक नौकरी मिलती है। सगुन की सास ने तो जैसे सगुन और अंकित की मदद न करने की कसम खाकर बैठी थी। सगुन, मेरी छोटी सी सैलरी से हम अपना परिवार कैसे चला पाएंगे? मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती थी जी। कहो ना सगुन। देखिए जी, मुझे ब्यूटी पार्लर का और बुटीक का सारा काम आता है। यदि आप कहे तो मैं ऊपर वाले कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल लूं। यदि हम दोनों कमाएंगे तो आराम से अपना परिवार चला सकते हैं, और एक समय बाद इतने रुपए इकट्ठा कर लेंगे कि हम अपना दुकान फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन सगुन, तुम तो जानती हो ये घर तो माँ का है, अगर माँ परमिशन दे तो ही पॉसिबल है। चलिए ना जी, चलकर बात करते हैं मम्मी जी से। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, ऊपर वाला कमरा तो खाली है ना, इसलिए सगुन चाह रही थी कि वो वहाँ ब्यूटी पार्लर और बुटीक का काम शुरू करे। अरे तू इतना निकम्मा हो गया है कि अब औरत की कमाई चाहिए तुझे? मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? जमाना बदल गया है, अब पति पत्नी दोनों मिलकर रुपए कमाते हैं। अरे मम्मी, वो मेरी 3 तोले वाली सोने की चैन बनवा दी क्या आपने? हाँ बेटा, तुम्हारी चैन बन गई है। अरे भैया भाभी, मैंने आप लोगों को नहीं देखा था, वैसे क्या बात हो गई? आप दोनों ऐसे मुंह लटका कर खड़े हैं। अरे बेटा, तेरी भाभी ऊपर वाले कमरे में ब्यूटी पार्लर डालना चाहती है, यही पूछने को आई है वो यहाँ। हाँ कह दो मम्मी, लेकिन सुनो, आप इन लोगों से किराया ले लो। हाँ ये बात ठीक है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, खोल लो तुम ऊपर ब्यूटी पार्लर, लेकिन तुम्हें हर महीने मुझे किराया देना होगा। वाह माँ, अपने घर में किराया? अब मुझे जो ठीक लगा मैंने वो बोल दिया, अब तुम्हें पड़ता है तो करो, नहीं तो रहने दो। ठीक है मम्मी जी, आपको हम किराया भी दे देंगे। अरे बेटा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ अपने बहू बेटे के साथ? आप एकदम सही कर रही हैं माँ। ऐसे नालायक बेटे को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है, जो अपने पत्नी के पीछे पीछे घूमता हो। धीरे धीरे पूरे 4 महीने का समय बीत जाता है। अब तो सगुन का ब्यूटी पार्लर और बुटीक दोनों ही बहुत अच्छे से चल रहे थे। तू तो कल आने वाली थी ना अपने भाभी की बुटीक में ब्लाउज सिलाने, आई नहीं। कल मैं दिन भर रास्ता देखती रही तेरी।
हाँ मम्मी, आज मैं अपनी सहेलियों को लेकर आने वाली हूँ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी। चल ठीक है बेटा, रखती हूँ मैं फोन। हाँ रीता दीदी, बहू ने पार्लर और बुटीक दोनों खोला है। कोई भी काम हो तो यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर ही आ जाना। इस तरह सगुन की सास सारे रिश्तेदारों को फोन कर करके बेचारी सगुन के पार्लर और बुटीक का काम फ्री में करवाती रहती है। शुरू में तो सगुन भी खामोश थी, लेकिन अब तो जितने रुपए की लागत थी उतने रुपए भी नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए सगुन परेशान हो जाती है और एक दिन अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, अरे अब तुझे क्या हो गया, क्यों तेरा मुंह चढ़ा हुआ है? मम्मी जी, दीदी को बोलिए ना, 4-5 बार तो मैंने फ्री में सर्विस दे दी, मगर अब आगे नहीं दे पाऊंगी। मम्मी जी, दीदी तक तो फिर भी ठीक ही था, लेकिन दीदी तो हमेशा अपने 3-4 सहेलियों के साथ आती है और फ्री में सर्विस अपनी सहेलियों को भी दिलवाती है। मौसी सास की बेटी, मामी सास की भी बेटी हर महीने आती है, 3-4 सूट सिलवाती है और हर महीने फेशियल करवा कर जाती है, लेकिन मुझे रुपए नहीं देती है। इसलिए मम्मी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, कम से कम आप तो दीदी को बोलिए, क्योंकि मेरे भी क्रीम और पाउडर फ्री में नहीं आता है मम्मी जी, उसे खरीदने के लिए रुपए खर्च करने होते हैं। सूट ब्लाउज सिलने में भी तो कितना वक्त लगता है ना मम्मी जी। अगर यूं ही मुफ्त में काम करती रही तो फायदा तो छोड़िए, सिर्फ नुकसान ही होगा। अरे राम राम राम, देखो तो महारानी को, मेरी बेटी एक बार पार्लर में क्या आ गई और 2-4 सूट और ब्लाउज क्या सिलवा लिया, इसको तो खटकने लगी मेरी बेटी। अरे आ जाने दे आज अंकित को, तेरी अच्छे से खबर दिलवा दूंगी। अरे बहन और बेटियां तो घर में बरकत करती है, यही सोचकर तो मैं अपनी बहन और भाई की बेटियों को यहाँ आने को कहती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी बहन और बेटियां बुरी लग रही है तुझे। मुझे तो लगता है अब वो दिन भी दूर नहीं जब मैं तुझे भी बोझ लगने लगूंगी। ये क्या मम्मी जी, मैं आपको अपनी परेशानी बता रही हूँ और आप तो मुझे उल्टा ही सुनाई जा रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मम्मी जी। अब आप ही बताइए ना कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अरे अच्छा हो गया अंकित बेटा, तू आ गया, देख ले तेरी बीवी से काम करवाने का नतीजा। अरे 2-4 बार तेरी बहन और मौसी क्या आ गई इसके पार्लर में। ये तो मुझे ही 4 बार सुनाने लगी कि मुफ्त में काम करवा कर जा रही है मेरी बहन और बेटियां, कहती है मुझे नुकसान हो रहा है। अब तू ही बता बेटा, क्या बहन और बेटियां अब पैसा देकर जाएगी इसके पार्लर में? वैसे भी इस गरीब घर की लड़की ने आज तक मेरी बेटी को दिया ही क्या है, आज जरा सा काम क्या कर दिया तो ये महारानी मुझे 4 बातें सुनाने लगी। अरे बस कीजिए माँ, बहुत हुआ, आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बना देती हैं? सगुन ने मुझे बताया था माँ कि दीदी को 1-2 बार नहीं बल्कि हर 2-4 दिनों में अपनी सहेलियों को लेकर वहाँ चली आती हैं और फ्री फोकट में पार्लर की सर्विस अपनी सहेलियों को भी दिलवाते रहती है और फ्री में अपने भी और अपनी सहेलियों के भी कपड़े सिलवाती है। देखिए माँ, दीदी अगर अपनी सर्विस का पैसा ना भी दे तो फिर भी चलेगा, लेकिन आप ही बताइए कि उनकी 4 सहेलियों का काम क्यों सगुन फोकट में करेगी? उसकी भी तो मेहनत लग रही है ना माँ। अब आप ही बताइए ना माँ, पार्लर में आया सामान जैसे क्रीम, पाउडर, शैम्पू, तेल, क्या ये सब कुछ फ्री में आता है? अरे कोई भी नया काम शुरू करने में माँ हमें अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, ज्यादा नहीं माँ, लेकिन कम से कम हमने जितने रुपए लगाए हैं उतने रुपए तो निकलना चाहिए ना, वरना ये पार्लर और बुटीक तो घाटे का सौदा हो जाएगा और फिर पार्लर और बुटीक हमें बंद करना होगा। अरे बेटा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि बहू को ज्यादा अकल नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं तो कहती हूँ बेटा, कल के बंद करने वाले तुम आज ही बंद कर दो इस पार्लर और बुटीक को। और ये सगुन भी ना चुपचाप से रसोई का रास्ता पकड़ ले। हाँ माँ, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें ना पार्लर बंद कर देना चाहिए और साथ में मुझे अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ, आपको सगुन ना पहले पसंद थी और ना ही अब पसंद है। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ही साथ खुश रहती हैं माँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है माँ, अब से हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अरे यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे बताओ? अपना घर छोड़कर कहाँ जाओगे तुम लोग? बाहर तुमने मकानों का किराया देखा है? अरे जितने रुपए तुम कमाते हो ना उतने रुपए में तुम अपने मकान का किराया भी नहीं दे सकते हो। बड़ा आया ऐसे तो इकरार कर बोल रहा है यहाँ नहीं रहूंगा। अरे बाहर जाएगा ना तब तुझे दाल आटे का भाव समझ में आएगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, हमें दाल आटे का भाव ना समझ में आ जाने ही दीजिए। वैसे भी यहाँ पर भी तो हम आपको किराया ही दे रहे थे ना, इसलिए मैंने ऐसा मकान देखा है माँ जहाँ पर ऊपर मकान है और नीचे दुकान के लिए एक कमरा भी है, जहाँ सगुन अपना बुटीक और पार्लर का काम शुरू कर सकती है। आप मुझसे हमेशा से एक ही बात कहती थी ना माँ कि सगुन को मेरे रुपयों में आग लगाने की आदत है। अरे जब मेरी दुकान में चोरी हो गई तब मैंने आपसे पैसे मांगा था तो आपने कहा था कि आपके पास फुटी कौड़ी भी नहीं है, जबकि हम जानते हैं माँ कि पापा के पेंशन के रुपए भी आपके ही खाते में आते हैं। लेकिन आज तक इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी हमें एक पैसा नहीं दिया, लेकिन उस समय मुझे सगुन ने पूरे 10,000 रुपए दिए ताकि मैं निश्चिंत होकर नौकरी ढूंढ सकूं। यहाँ तक भी सब ठीक था माँ, लेकिन अब भी आपने हमें परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने सगुन का पार्लर बंद कराने के लिए नए नए पैतरे आजमाए माँ। यही नहीं माँ, आपने दीदी के जन्मदिन में उन्हें सोने की चैन भी दी। अब आप ही बताइए ना माँ, घर में इतनी तंगी थी और आप सोना बांटते फिर रही थी। बहू बेटे के लिए आपने 1 रुपए नहीं निकाला माँ और अपने दामाद और बेटी को सोने चांदी के उपहार बांट रही थी। यह भेदभाव नहीं तो क्या है माँ? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, हम लोग इस घर को छोड़कर कल ही चले जाएंगे। आप अपने बेटी दामाद के साथ खुश रहिए माँ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरी बीबी ने ना तेरे कान भरे हैं। वो तो ऐसा हुआ था कि तेरी बहन की सोने की चैन पुरानी हो गई थी, इसलिए मैंने बस कुछ रुपए देकर दूसरी चैन बनवाई थी बेटा। अरे तू अपनी बीवी की बात में आकर अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटा। अरे दुनिया क्या कहेगी बेटा, थोड़ी तो शर्म कर लो। वाह माँ, गलत तुम कर रही हो और शर्म मुझे आनी चाहिए। ये कहाँ का न्याय है माँ? मैं एक नालायक बेटा कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगा माँ।
इस घर में आप और आपकी बेटी मिलकर राज करना माँ, हम चले जाएंगे और हम कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। चलो सगुन, अपने सारे सामान बांध लो। अरे बेटा, जब आटे दाल का भाव समझ में आएगा ना, तब लौट कर यही आएगा। जाते जाते माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अहंकार ना इंसान को इस कदर अंधा कर देता है कि उसे सच सामने होकर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे हट, जाते हैं तो जाए, मेरे पास किस चीज की कमी है? और फिर मेरी बेटी और दामाद तो हैं, उनके सहारे जी लूंगी मैं। और वैसे भी वो लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। अंकित और सगुन अपना सामान बांधकर अपनी माँ का घर छोड़कर चले जाते हैं। अरे मैं अभी अपनी बेटी और दामाद को फोन करती हूँ, वो आ जाएंगे तो मेरा मन लग जाएगा इस घर में। हेलो रीता बेटा, अरे तेरे भाभी और भैया गुस्से से घर छोड़कर जा रहे हैं बेटा। अरे अच्छा ही है माँ, भैया और भाभी को रोकने की गलती मत करना आप। अरे जब वो घर छोड़कर जाएंगे तभी तो उन्हें आपकी अहमियत समझ में आएगी। हाँ बेटा, मैंने नहीं रोका है, लेकिन देखो अभी मुझे अकेलापन सा लगेगा, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ मम्मी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कहीं मैंने अपने बहू बेटे को ना रोककर कोई गलती तो नहीं की? अरे नहीं नहीं माँ, भला आपसे कोई गलती हो सकती है क्या? आप बेकार की बातें मत सोचिए। हाँ मम्मी जी, हम लोग हैं ना, आप क्यों बेकार में चिंता करते हो? देखिए मम्मी जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेटा चला गया तो क्या हो गया, अभी एक बेटा है ना आपके पास। आज से मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, जैसे आपकी दवाई, घर का राशन, घर का जो भी बिल है और पेंशन लाना ले जाना, ये जो भी काम हो आपका वो सारा मैं ही कर दिया करूंगा। हाँ मम्मी, हम दोनों के रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेचारी आशा जी इस बात से अनजान थी कि उनका दामाद एक नंबर का लालची इंसान है और वो आंख मूंद कर अपनी बेटी और दामाद के ऊपर भरोसा कर लेती है। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। अरे ये दामाद जी और रीता अभी तक आए नहीं है। मैंने तो लोगों को फोन किया था ना कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। हाँ मम्मी, आ गए हम लोग। देखिए मम्मी जी, आजकल आपकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है आपके लिए। क्या सोचा है बेटा? आपका जो पेंशन आता है ना मम्मी जी, उसे आप किसी एफडी या फंड में कटवा देंगी ना तो आपका पेंशन 2 गुना हो जाएगा। कहाँ दामाद जी, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे ये सब कहाँ समझ में आता है। और वैसे भी मैं तो अपनी बस 25,000 रुपए की पेंशन में ही खुश हूँ, क्योंकि इसी से मेरा खर्चा पानी और आप लोगों की सेवा ये सब आराम से हो जाता है। अरे आप समझ नहीं रही है मम्मी जी, इस 25,000 रुपए के बदले यदि आपको 50,000 मिलने लगे तो सोचिए, आप तो अपने मन मुताबिक जीवन जी सकती हैं, यहाँ से वहाँ घूम सकती हैं। अभी तो आपकी मम्मी जी सिर्फ दाल रोटी का ही खर्चा चलता है, कल को बुढ़ापे में मेडिकल और दवाइयों का खर्चा भी तो होगा ना मम्मी जी। और अब तो साले साहब भी यहाँ नहीं रहते हैं, और यदि अभी से आपने अपना बुढ़ापा प्लान कर लिया ना तो कल को किसी दुख या बीमारी में आपको जरा भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे तो हम लोग यहाँ है ही मम्मी जी आपकी सेवा पाने के लिए। क्यों रीता, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ माँ, आपके दामाद बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने तो अपने मम्मी पापा के लिए भी बहुत सारी स्कीम ली है मम्मी, इससे बहुत फायदा होता है मम्मी, कभी कभी तो लाखों का भी फायदा हो जाता है। ये सब सुनने के बाद आशा जी अपनी बेटी और दामाद के मुंह में अंधी हो गई और बिना सोचे समझे अपने दामाद को हाँ बोल दिया। अब तो आशा जी का दामाद आशा जी के घर की देखभाल, उनके रुपयों पैसों की देखभाल, सारा काम अपने हाथ में ले लिया था। और हाँ मम्मी जी, यदि आपके पास 2-4 लाख रुपए घर में रखे हो तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई है। यदि उसमें मैं 4 लाख लगाऊंगा तो मुझे 1 साल बाद 8 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ मम्मी, ये सही कह रहे हैं, यदि हो तो दे दीजिए। ठीक है बेटा, ज्यादा तो नहीं पर 3 लाख रुपए रखे हैं मेरे पास, जब तुम जाओ तो ले जाना। सच में बेटा, कभी मेरे सगे बेटे ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना मेरा दामाद सोच रहा है। और हाँ मम्मी जी, रुपयों के साथ साथ कुछ कागजात की भी जरूरत होती है। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, मम्मी को ये कागजात समझ में नहीं आते हैं। मुझे ये सारे कागजात कहाँ रखे हैं सब मालूम है, मैं सब ले आऊंगी। बस मम्मी के पैसे आप एक अच्छी स्कीम में लगवा दीजिए ताकि मम्मी को दुगनी राशि मिल सके। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और आशा जी अपने बेटी और दामाद के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने लगती है। अरे ये अभी कौन आया होगा घर में, कितने जोर जोर से डोरबेल बजा रहा है, इतनी रात को कौन होगा? अरे मैं कितनी पागल हूँ, मैं इतनी रात को बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने जा रही हूँ। ना बाबा, मैं इतनी रात को दरवाजा नहीं खोलूंगी। वैसे भी समाचार में क्या क्या देखने को मिल रहा है कि किसी ने आकर बुढ़े बुढ़िया की हत्या कर दी और सारा माल लेकर फरार हो गया। अगर ऐसे ही कुछ हुआ तो? अरे दरवाजा खोलो बुढ़िया। अरे कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। ठीक है, मत खोलो। वैसे भी कुछ दिनों के बाद ये घर तो मेरा ही होने वाला है। ऐसे कैसे तुम्हारा घर हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारे दामाद ने ये घर मुझे बेचा है और उसने एडवांस भी ले लिया है। अभी तो मैं जा रहा हूँ बुढ़िया, लेकिन बहुत जल्द फिर आऊंगा और तुमसे ये घर खाली करवा लूंगा। हे भगवान, मैंने अपने दामाद पर आंख मूंद कर भरोसा किया और ये सब मैं क्या सुन और देख रही हूँ। मैं फोन तो लगाऊं जरा रीता को और बताती हूँ दामाद जी की हरकत के बारे में। आशा जी डर के कारण रात के 3 बजे अपनी बेटी को करीब 10 बार कॉल लगाती है, लेकिन उनकी बेटी फोन नहीं उठाती है। लेकिन आशा जी डर के कारण सो नहीं पाती है और वो बस सोफे में ही बैठी रहती है। लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं तो आशा जी के मोबाइल पर उनकी बेटी का फोन आता है। हेलो रीता, अरे मैं कब से फोन लगा रही थी तुझे, फोन क्यों नहीं उठाया तूने? मम्मी, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं, और इंसान रात में सोते हैं, और आपको इतनी रात में फोन लगाने की जरूरत क्या थी? बेटा बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, तू जल्दी से यहाँ आ जा, तेरी माँ बहुत परेशान है। ठीक है माँ, फोन रखो, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या हुआ माँ? अरे बेटा, रात को करीब 2-3 बजे एक कोई शराबी दरवाजे के बाहर बैठा था
करवाऊंगा। क्या माँ, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत क्या है? अरे आधी रात को दरवाजे के पास आने की जरूरत क्या थी? अपने कमरे में आपको चुपचाप सो जाना था ना। रीता, ये तू कैसी बात कर रही है मुझसे? कोई बाहर बैठकर मेरे घर को अपना घर कहे और मैं चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहूं? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ और कोई मुझे आकर कहे कि ये घर मेरा है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैंने तो तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ पुलिस थाना चलो, ताकि मैं रिपोर्ट कर सकूं कि आधी रात को मेरे दरवाजे में ये सब हुआ है, ताकि पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस शराबी को पकड़ सके। बहुत हुआ रीता, अब बता दो अपनी माँ को सारी बात। कौन सी बात? देखिए मम्मी जी, ये घर ना मैंने रीता के नाम पर करवा लिया है। हाँ माँ, मैंने इन्हें कहा था। वैसे भी आप अपने जाने से पहले ये घर तो मुझे ही देती ना। वाह बेटा, मेरे विश्वास का क्या सिला दिया है तुमने। अरे माँ, हमने पूरा घर नहीं बेचा है, ऊपर जो 4 कमरे हैं ना सिर्फ वही बेचा है। आप नीचे पड़े रहिए ना। और इस बुढ़ापे में आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अगर इस घर में नहीं रहना है तो हमारे घर चलिए और हमारे साथ रहिए। वैसे भी आपकी जिंदगी अब ज्यादा दिन की तो है नहीं। हरामखोर नालायक, मैंने तुम लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया। मैं तुम लोगों के ऊपर पुलिस केस करूंगी। आपको जो बनता है वो कर लीजिए मम्मी जी। मैं आपका वो भोला भाला बुद्धू सा बेटा नहीं जो आप जो कहें वो चुपचाप मान लो। क्यों मम्मी, भैया और भाभी के जाने के बाद इतने दिनों से हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के बदले क्या ये मकान आप मुझे नहीं देंगी? अरे मैं तो तुझे देती ही बेटा, लेकिन अब तेरी करतूत देखने के बाद, अरे मैं तेरे ही बताए हुए रास्ते पर चलती रही बेटा और अपने भोले भाले बेटे और बहू को इस घर से निकाल दिया। लेकिन वाह बेटा, क्या खूब खंजर घोंपा है तूने मेरी पीठ पर। क्या माँ, अब इस बुढ़ापे में ना रुपए पैसों का मोह छोड़ो। आप इस घर में रहने को ही मिल रहा है, इतना ही बहुत है। बस बढ़िया खाओ पियो और भगवान का भजन करो। वैसे भी माँ, ये सब तो आप मुझे बाद में देने ही वाली थी ना, क्या फर्क पड़ता है यदि मैंने आपके देने से ही पहले ले लिया? ये सब करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई बेटा? आखिर मैंने तुझे कमी ही क्या रखी थी? हमेशा अपने बेटी बहू से छुपा छुपा कर तुझे रुपए पैसे गहने सब कुछ देती रही बेटा मैं। यहाँ तक बेटा रीता, मैंने तो अपने रुपयों से तेरे लिए प्लाट भी खरीद दिया, लेकिन फिर भी तेरा लालच खत्म नहीं हुआ। तूने धोखे से अपनी बूढ़ी माँ की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली ना, और तो और तूने पेंशन भी नहीं छोड़ी मेरे लिए। हे भगवान, हे मेरे मुरली वाले, मैंने ये क्या किया? अरे मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटे और बहू को मैंने खो दिया। बेटी को भर भर के रुपए पैसे दिए, वही बहू को एक एक रुपए के लिए तरसा दिया मैंने अपनी बेटी के कहने पर अपने खुशहाल परिवार को अपने हाथ से आग लगा दिया। प्रभु, समझ में आ गया मुझे, ये सब मेरी ही करने की सजा है। जब मैंने अपने निर्दोष बेटी बहू को इतना परेशान किया, उन्हें इतना दुख दिया, तो भगवान मुझे कहाँ से सुख शांति दे सकते हैं?